कर दिया जी लाइव, कर दिया लाइव। बैठिए ना, जगह नहीं मिल रहा है। एडजस्ट 8 से 10 वाला सब। अरे 8 से 10 में तो पॉलिटिए खत्म होने वाला है जी, तब काहे ये सब रहता है। पहले ये से अच्छा, आज छोड़ दीजिए, आज पहले ये बैच जो है थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है। तो आप एडजस्ट कीजिए ना, कैसे ही हो, कैसे भी एडजस्ट कीजिए। देखिए ना, लाइन नहीं लगवाता है इधर। अच्छा देख लेते हैं, सब जो है सब स्टाफ सब खड़ा रहता है, मुंह देखते रहता आप लोग का, यानी ये सब मुंह देखता है आपका। समीक्षा बैठक बुलाना होगा लगता है, स्टाफ सबका समीक्षा लेना होगा। बैठाइए बैठाइए, एडजस्ट करवाइए इस सबको। लाइव है जी, क्लास लाइव कर दिया। चलिए ठीक है, तो हल्ला नहीं कीजिए। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है महाराज? जा रहा होगा। पंखा चलाने बोल रहे हैं? अच्छा वो चल जाएगा। चलिए, तो हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर को पढ़ना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और इस पहले चैप्टर के अंतर्गत हम आपको ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के विशेषता के विषय में बतला रहे हैं। इसमें से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक के विषय में हम आपको बता चुके हैं। इससे आगे 1858 का भारत शासन अधिनियम से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के विशेषता के विषय में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, होश हवास में आप जवाब दीजिएगा। अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आप निश्चित तौर पर जवाब देंगे, और अगर आप रिवीजन नहीं किए होंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बताइएगा, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1800। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया? 1833। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? 1853। 1800। विश्व का प्रथम देश जिसने प्रतियोगिता पर, चीन ना। इसके बाद आगे बतलाइएगा, किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाए? 1813 ना। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है? 1834। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में ना। इसके बाद आगे बतलाइएगा, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए ठीक है, पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे, जो पढ़ाए थे, उसका अभी हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब पिछले क्लास से आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं।
विधायी कार्य मतलब होता है विधि निर्माण संबंधी कार्य, कानून निर्माण संबंधी कार्य। चलिए आगे आइएगा। अब आप देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत निश्चित तौर पर हैं कि 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1857 ईस्वी में जो है आपको सिपाही विद्रोह हुए, और 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस सिपाही विद्रोह के समय भारत में कंपनी का शासन था। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था और उस सिपाही विद्रोह के समय भारत में कंपनी का शासन था, और कंपनी के शासन के दौरान ही सिपाही विद्रोह हुए। सिपाही विद्रोह की घटना ने इस बात को साबित कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन नहीं चल रहा है। तत्पश्चात 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह को दबाए जाने के बाद, 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह को दबा दिया गया, और 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह को दबा दिया गया, और उसके बाद ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी से भारत में शासन करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, और फिर ब्रिटिश संसद अपने हाथों में भारत के शासन की जिम्मेदारी लेने के बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। और जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो 1858 के भारत शासन अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम की पहली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत के गवर्नर जनरल पद का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया, और इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। दूसरा काम जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है, वह यह किया गया है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था को खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था को खत्म कर दिया गया, और जब इन दोनों संस्थाओं को खत्म कर दिया गया तो भारत के भीतर एक नया पद लाया गया। वह पद था भारत सचिव का पद। वह पद था भारत सचिव का पद, और भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया भारत परिषद। और जो 15 सदस्यीय भारत परिषद था, यह भारत सचिव को उसके कार्यों में मदद करता। जो 15 सदस्यीय भारत परिषद था, यह भारत सचिव को उसके कार्यों में मदद करता। इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। तो ये सभी के सभी 1858 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए यह काम किया गया। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि यह काम किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान
जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त करके नई व्यवस्था लाई गई या नई व्यवस्था का इजाद किया गया। जैसे हमारे मोदी जी ने कांग्रेस द्वारा स्थापित योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाने का काम किया। लेकिन ध्यान रखें, जो योजना आयोग का काम था वही काम जो है आपको नीति आयोग का भी है। उसी प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म करके जो है भारत सचिव का पद लाया गया। तो जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का था वही काम भारत सचिव के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी का था। फिर आपको जो है गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। जो काम गवर्नर जनरल का था वही काम जो है आपको वायसराय का भी था। यानी कुल मिलाकर के जब कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन प्रत्यक्ष तौर पर भारत में शासन प्रशासन करना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत जो है नाम सब में परिवर्तन करने का काम जो है आपको ब्रिटिश संसद ने किया। तो ये बात आप याद रखिएगा। आशा करते हैं चीजों को आप समझे होंगे। तो अब नीचे से आप लिखिए। नीचे से लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अठारह का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम डैश दे करके या नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए। हेडिंग मार दिया, अब नीचे से लिखिए। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन था। कंपनी के शासन के समय हुए विद्रोह, कंपनी के शासन के समय हुए विद्रोह, कंपनी के शासन के समय हुए विद्रोह ने कंपनी के शासन के समय हुए विद्रोह ने यह दर्शाया कि ब्रिटिश कंपनी से भारत का शासन प्रशासन, ब्रिटिश कंपनी से भारत का शासन प्रशासन, ब्रिटिश कंपनी से भारत का शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है, नहीं संभल रहा है। नहीं संभल रहा है। जिस कारण जिस कारण 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत
जिस कारण 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जिस कारण 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जिस कारण 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी से शासन संबंधी अधिकार ब्रिटिश कंपनी से शासन संबंधी अधिकार ब्रिटिश कंपनी से शासन संबंधी अधिकार छीन लिया गया। ब्रिटिश कंपनी से शासन संबंधी अधिकार छीन लिया गया। शासन संबंधी अधिकार छीन लिया गया। ब्रिटिश कंपनी से शासन संबंधी अधिकार छीन लिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट 1858 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत के शासन प्रशासन को लेकर 1858 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत के शासन प्रशासन को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश संसद जिम्मेवार होगा। जिस कारण इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम जिस कारण इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत सचिव का पद, और इसके स्थान पर भारत सचिव का पद, और इसके स्थान पर भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद लाया गया। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली हुआ। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली हुआ। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली हुआ। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड स्टैनली हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सचिव को, भारत सचिव को, भारत सचिव को उसके कार्यों में भारत सचिव को उसके कार्यों में भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय, भारत सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 15 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 15 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया जिसे 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 भारत परिषद कहा गया, 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 जिसे भारत परिषद कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल, इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत का वायसराय किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय, इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय
इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड, इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। इस अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। इस अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग बने। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत ही भारत से, इस अधिनियम के तहत ही भारत से इस अधिनियम के तहत ही भारत से मुगल सत्ता, इस अधिनियम के तहत ही भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। चलिए, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता थी। अब देखिएगा, 1858 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के 3 वर्षों बाद 1861 ईस्वी में एक और अधिनियम पारित हुआ है जिसे 1861 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। अब जो 1861 का भारत शासन अधिनियम है, उस अधिनियम की क्या विशेषता है, उस अधिनियम की विशेषता के विषय में जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे है आपको 1861 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, समझिएगा, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कुछ हैं, जैसे पहला, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। क्या होता है, समझिएगा आप। देखिए, कानून या विधि या लॉ 2 प्रकार का होता है। एक अस्थाई विधि और दूसरा अस्थाई विधि। अस्थाई विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका निर्माण भारत की संसद ने किया हो। अस्थाई विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका निर्माण भारत की संसद ने किया हो। भारत के संसद के द्वारा निर्मित विधि को अस्थाई विधि कहा जाता है। अब संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। लोकसभा राज्यसभा का क्या है कि लोकसभा राज्यसभा हमेशा नहीं चलता है। पर डे साल में 365 के 365 दिन लोकसभा राज्यसभा नहीं चलता है। अगर 365 के 365 दिन लोकसभा राज्यसभा चलेगा तो फिर आपको जो एमपी होंगे उस क्षेत्र का दौरा कब करेंगे? अपने क्षेत्र का दौरा एमपी करता है और करना चाहिए। कुछ एमपी करता है, कुछ नहीं करता है, मैक्सिमम नहीं ये करता है। एक बार जीत के गया, 5 बरस के बाद वो नजर आएगा। ऐसा ही होता है, समझ गए? जबकि जानते हैं बहाना बनाएगा, आप जाइएगा एमपी से मिलने,
कहिएगा सेशन चल रहा था, दिल्ली में थे, वो दिल्ली में संसद में उपस्थित नहीं रहता है, कभी ये कल रहता है, बस अपने उसको जो सरकारी आवास मिलता है उस सरकारी आवास में बैठ करके अपने लोगों के साथ इस बात को लेकर चर्चा करता है कि हमारी संपत्ति 20 करोड़ है तो इसको 50 करोड़ कैसे बना दे, अब 50 करोड़ है तो 100 करोड़ कैसे बना दे, यही होता है, समझ गए, हल्ला मत कीजिए। तो लोकसभा राज्यसभा तो हमेशा चलता नहीं है, तो मान लिया जाए कि लोकसभा सेशन में नहीं है, अर्थात नहीं चल रहा है, और उस स्थिति में कानून की कोई आवश्यकता हो, तो जब संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं हो, सत्र में ना हो, और इस स्थिति में कानून की आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में अस्थायी कानून बनाया जाता है, और इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अस्थायी कानून बनाया जाता है उस अस्थायी कानून को ही कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है, लेकिन यह अस्थायी कानून होता है, और भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 1, 2, 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। उसी प्रकार से बात अगर 1860-61 के समय की करें तो भारत के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के पास थी। भारत के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो कानून बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के पास थी, लेकिन आपातकालीन स्थिति में वायसराय अस्थायी कानून बना सकता था। आपातकालीन स्थिति में वायसराय जो अस्थायी कानून बना सकता था उसी को कहा गया अध्यादेश। अध्यादेश तो 1861 के भारत शासन अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। कुछ समझ पाए? हाँ या ना? क्लियर है ना? इसके बाद दूसरी बात आप समझिएगा, वर्तमान में भारत में संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलते हैं, जिसमें संसद के 2 सदन हैं, और संसद के जो 2 सदन है, एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। एक सदन है राज्यसभा। अब राज्यसभा में आप देखेंगे 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं। आपको वर्तमान में यह व्यवस्था अस्तित्व में है। पहली बार 1861 के भारत शासन अधिनियम में ही यह व्यवस्था किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। और आप सब लोग को पता होगा कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुए हैं। पिछले सेशन में बताए थे और हम आपको लिखाए भी थे। नहीं लिखाए? एकदम लिखाए हैं।
1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, नहीं लिखा है, एकदम से लिखा है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ है, उस केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। इसकी घोषणा 1861 के भारत शासन अधिनियम में की गई और 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत करने का काम किया। 3 भारतीयों को मनोनीत करने का काम किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया। समझ पाए? आए? देखिए, आप समझ पाए, इसी वजह से वर्तमान परिदृश्य का एग्जाम्पल दे देते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में ये है, पहले इस अधिनियम में ये हुआ था। तो एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझना चाहिए। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। गौर से नहीं सुनिएगा तो थोड़े समझ पाइएगा। कहां, कौन दुनिया में रहते हैं आप महाराज? एकदम आंख बंद करके ऐसे लगता है एकदम देवीय शक्ति। चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, अब आगे समझिएगा। देखिए, वर्तमान में आप देखेंगे कि देश में एक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का अपना एक कैबिनेट है। प्रधानमंत्री का अपना एक कैबिनेट है। प्रधानमंत्री का जो अपना एक कैबिनेट है, उसमें प्रधानमंत्री रक्षा विभाग किसी मंत्री को दिया हुआ है, गृह विभाग किसी दूसरे मंत्री को दिया हुआ है, वित्त विभाग किसी तीसरे मंत्री को दिया हुआ है, विदेश विभाग किसी चौथे मंत्री को दिया हुआ है, रेल विभाग किसी 5वें मंत्री को दिया हुआ है, कृषि विभाग किसी 6ठे मंत्री को दिया हुआ है। ऐसा है या नहीं है? राजनाथ सिंह को रक्षा विभाग, अमित शाह को गृह विभाग, अर्जुन मुंडा को कृषि विभाग, एस जयशंकर को विदेश विभाग, निर्मला सीतारमण को वित्त विभाग। यही तो कैबिनेट प्रणाली है, यही तो कैबिनेट प्रणाली है, या यही तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। बात अगर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की करे तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी और यह घोषणा किया गया कि भारत में काम करने के लिए अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को दिया जाएगा। भारत में काम करने के लिए अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को दिया जाएगा। इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है या समविभागीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसके बाद एक होता है सत्ता का केंद्रीयकरण और एक होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब होता है सब शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो जाए, सत्ता को लेकर सभी शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो जाए, सत्ता का केंद्रीयकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर का थोड़ा थोड़ा हर मंत्री में बंटवारा कर देना, मतलब यह विकेंद्रीकरण हो गया। यानी एक जगह पूरा पावर को इकट्ठा करना, केंद्रीयकरण, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, विकेंद्रीकरण।
1861 के भारत शासन अधिनियम में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया कैसे? देखिए, शुरू में बंगाल, मद्रास, मुंबई तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण बंगाल की सरकार या कोलकाता की सरकार किया करती थी। लेकिन इस अधिनियम में कहा गया, 1861 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि अब बंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण बंबई की सरकार करेगी, मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण मद्रास की सरकार करेगी, और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए बंगाल की सरकार करेगी। मतलब पहले सिर्फ बंगाल की सरकार ही बंगाल, मुंबई, मद्रास के लिए कानून का निर्माण किया करता था। लेकिन 1861 के अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण प्रणाली को अपनाते हुए मुंबई के लिए अलग और मद्रास के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार वहां की सरकार को प्रदान किया गया है। तो कुछ समझ पाए? तो ये सभी 1861 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। तो ये सभी जो 1861 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है, इसको आप लिखिए। 1861 का भारत शासन अधिनियम लिखिएगा। यह अधिनियम वायसराय, यह अधिनियम वायसराय यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय, यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ है, पारित हुआ है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न 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 है। 1 नंबर में, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को 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 मनोनीत किया। मनोनीत किया जो निम्न है।
मनोनीत किया जो निम्न है, मनोनीत किया जो निम्न है, मनोनीत किया जो निम्न है। जो निम्न है। एक नंबर में बनारस के राजा, एक नंबर में बनारस के राजा, 3 नंबर में सॉरी 2 नंबर में पटियाला के महाराज, 2 नंबर में पटियाला के महाराज, 2 नंबर में पटियाला के महाराज, 3 नंबर में सर दिनकर राव, 3 नंबर में सर दिनकर राव, 3 नंबर में सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली लिखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली की, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को, इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत की, वापस देकर विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत की, विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत की। विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत की। चलिए आगे अब देखते हैं, आगे समझते हैं। 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, का भारत शासन अधिनियम, इसको समझते हैं। देखिए आप सब लोग
इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन है उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। और जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, तो संगठन की स्थापना के समय ही यह तय कर दिया गया था कि कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवस में आयोजित होंगे। जिस कारण 1885 ईस्वी से लगातार प्रत्येक वर्ष 1886, 87, 88, 89, 90, 91 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। विशेष तौर पर कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1891 ईस्वी तक जो कांग्रेस के तमाम वार्षिक अधिवेशन हुए हैं, उन वार्षिक अधिवेशनों में कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार से जो मांग की गई और कांग्रेस के दबाव में 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। तो जो 1892 का भारत शासन अधिनियम है, यह कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया गया है। और इस अधिनियम में उन बातों को तरजीह दिया गया या उन प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया गया जिसकी मांग कांग्रेस ने अपने 1885 के वार्षिक अधिवेशन से लेकर 1891 के वार्षिक अधिवेशन के दौरान ब्रिटिशों से मांग किया था। इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जो है, पहला यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए, चुनाव 2 प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। वैसी चुनाव जिसमें जनता, आम जनता भाग ले, प्रत्यक्ष, और वैसी चुनाव जिसमें आम जनता भाग नहीं ले बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले, वह होता है अप्रत्यक्ष। जैसे भारत में मुखिया का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है क्योंकि इसमें आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेता है। फिर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि इसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आम जनता भाग नहीं लेते, आम जनता भाग नहीं लेते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम के तहत हुई है। इसके बाद दूसरी विशेषता यह है, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं वह बजट पर बहस कर सकते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को। देखिए, भारत में बजट को लेकर प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था कि संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार किया जाएगा। लेकिन पहली बार भारत में बजट पेश हुआ 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट पेश हुआ और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष भारत में बजट पेश किए जाने लगे। और पहली बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत जो है, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का मात्र अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का मात्र अधिकार दिया गया।
इसके बाद आपको 1892 के भारत शासन अधिनियम की कुछ और विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी प्रश्न आप पूछ सकते हैं जनरली शासन प्रशासन या किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब बात आप नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बाद में जाकर 1909 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। और बाद में जब 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत हुई है। आगे 1909 और 1919 के अधिनियम को और भी विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन 1892 से यह संबंधित था। इसी वजह से जितना हद तक 1892 के अधिनियम से संबंधित था, उन बातों की चर्चा हमने आपके साथ कर दिया है। जैसे 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, 1919 के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, 1892 के तहत बजट पर सिर्फ बहस करने का अधिकार, 1909 के तहत बजट पर मतदान करने का भी अधिकार और प्रश्न पूछने का भी अधिकार। 1892 के तहत प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। 1909 के तहत पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया गया। चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्लियर है ना? तो अब नीचे से लिखिए 1892 का भारत शासन अधिनियम। आगे 1909 1935 आगे भी बताएंगे हम आपको, ठीक है? चलिए लिखिए, लिखिए। ऑनलाइन नहीं कटा है जी? चलिए, 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के दबाव के कारण ही 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है।
निम्न है। एक नंबर में इस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चलिए आगे, अब आप हेडिंग मारिए 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम, चलिए समझिएगा। अब यहां पे देखिए, 1909 के भारत शासन अधिनियम को बनाने का काम इस समय के यानी 1900 ईस्वी के टाइम के भारतीय सचिव पद पर आसीन और भारतीय वायसराय पद पर आसीन पदाधिकारी ने किया। इस समय भारत के सचिव पद पर लॉर्ड मार्ले थे। और क्या है जब भागो, छुट्टी हो गया। चलिए छुट्टी हो गई, आप मिलते हैं अगले क्लास में। निकलिए लड़की लोग, निकलिए जल्दी निकलिए। हाँ क्या है?
ना, निकलिए। अरे निकलिए न जी, इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। करते रहिए यही सब। ऐसे आप लोग थोड़े सुधरिएगा, ऐसे नहीं सुधरिएगा। क्लास 2-4 को डिस्टर्ब करेंगे, अपने सुधर जाइएगा। 2-4-10 को क्लास बंद करेंगे, बस अपने सुधर जाइए। निकलिए जल्दी। सुनिए, ऐसा कीजिए, हल्ला तो पीछे से ही हुआ है, पीछे से हुआ है ना, कुछ बीच से भी हुआ है, कुछ बीच से भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीच से नहीं हुआ है। निकालिए पीछे ये वाला को, निकालिए सिर्फ पीछे वाला को निकालिए, तो निकालिए पीछे वाला को। बाद बाकी लोग यहां पे कंसंट्रेट कीजिए। पीछे वाले को निकालिए, स्टाफ को बुला करके पीछे वाले को निकालिए, स्टाफ को बुला करके पीछे वाले को निकालिए सबको। चलिए आगे आइएगा। भारत सचिव पद पर लॉर्ड मार्ले थे, भारतीय वायसराय के पद पर थे आपको लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। तो जो 1909 का भारत शासन अधिनियम था, इसे भारतीय सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मार्ले और भारतीय वायसराय पद पर आसीन लॉर्ड मिंटो ने मिलकर बनाया। जिस वजह से 1909 के भारत शासन अधिनियम को, जिस वजह से 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। यह आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो 1909 या 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी हम लोग कहते हैं। जब यह अधिनियम पारित हुआ था, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एच एक्विथ। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एच एक्विथ, एक्विथ, एच एक्विथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, और इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या है, पृथक निर्वाचन क्या है? तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि पृथक निर्वाचन क्या है। पृथक निर्वाचन क्या है, इसको समझिएगा। एक बात बताइए, है कहां गया है स्टाफ जी? है क्या कर रहा है तू लोग यार? वहां पे नीचे से स्टाफ बुलाओ ना, वो सब क्या कर रहा है? नीचे से स्टाफ बुलाओ, क्या कर रहा है? वो जो बोनसर सब है वो सब क्या कर रहा है? उसको बुलाया नहीं जाता है तुमको? सब बैठ करके नीचे में लूडो खेल रहा होगा साला सब। चलिए समझिएगा अब यहां पर, इस अधिनियम के तहत अर्थात 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसका मतलब क्या है? समझिएगा आप चीजों को। देखिए, वर्तमान में जो चुनाव होता है, वर्तमान में सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक साथ चुनाव होता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी के लिए एक साथ चुनाव होता है। सबके लिए एक साथ चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग चुनाव होता है, मुसलमान के लिए अलग होता है, सिख के लिए अलग होता है, ऐसा है नहीं। वर्तमान में सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए एक साथ चुनाव होता है। हां या ना? एकदम से हां। देखिए, यह अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम तो पारित किया था अंग्रेज, और अंग्रेज चाहता क्या था? तो अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा समय तक
भारत में शासन करना चाहता था। अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा समय तक भारत में शासन करना चाहता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या है? पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग। निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। मतलब इसके तहत चुनाव जो होंगे, पृथक निर्वाचन के तहत जो चुनाव होने थे उसमें मुसलमानों के लिए एकदम अलग से चुनाव होना था। मुसलमानों के लिए एकदम अलग से चुनाव होना था पूरे देश में। और मुसलमानों के लिए जो अलग से चुनाव होने थे, उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान ही होता और मतदाता भी मुसलमान ही होता। मतलब पूरे देश के भीतर मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होगा, जिस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान होगा और मतदाता भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होगा। यही पृथक निर्वाचन प्रणाली है। क्या आज ऐसा है? नहीं है, आज ऐसा नहीं है। 1909 के तहत तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फिर 1919 के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यानी सिखों के लिए अलग चुनाव होगा, ईसाइयों के लिए अलग चुनाव होगा, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग चुनाव होगा। और इन लोगों के लिए जब अलग चुनाव होगा तो उम्मीदवार भी उसी समुदाय के होंगे और मतदाता भी उसी समुदाय के होंगे। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के दलित, भारत की महिला, भारत के मजदूर, इन लोगों को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। मतलब देख रहे हैं कि अंग्रेज क्या कर रहा था। अंग्रेज क्या कर रहा था? भारत के हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न कर रहा था, भेदभाव कर रहा था। अब आप स्वयं सोचिए, हिंदू के लिए अलग चुनाव, हिंदू में भी फॉरवर्ड यानी अग्रा जाति के हिंदू के लिए अलग, दलित के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, आंग्ल भारतीय के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। तो देश तो पूरा का पूरा हमेशा चुनाव में व्यस्त रहेगा, है कि ना है? थोड़ा सोच करके देखिए, ये कोई बेहतर व्यवस्था थोड़े है। अगर ये मान लिया जाए बेहतर व्यवस्था होती तो स्वतंत्र भारत में इस चीज को लागू किया जाता, लेकिन स्वतंत्र भारत में क्या इस चीज को लागू किया गया है? नहीं लागू किया गया। मतलब यह बेहतर व्यवस्था नहीं है, और सच में यह बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो आशा करते हैं पृथक निर्वाचन के अधिकार को आप समझे होंगे। एक बार संक्षेपित करते हैं। पृथक निर्वाचन वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें एक ही समुदाय के उम्मीदवार और एक ही समुदाय के मतदाता भाग लेते हो। एग्जाम्पल, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होगा, उम्मीदवार मुसलमान और मतदाता मुसलमान। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इस अधिनियम में 1909 के भारत शासन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान भी 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने। क्लियर है ये बात? तो यहां तक अब चीजों को लिखिए। 1909 का भारत शासन अधिनियम, डैश देकर के लिखिएगा। इस अधिनियम को भारत के शासन को इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम है। एक मिनट ना गलत है, सॉरी। इस अधिनियम को ना काटिए, ये पूरा लाइन काटिए, सॉरी। इस अधिनियम को जितना लिखा है उसको पूरा काट दीजिए, सिर्फ हेडिंग छोड़ दीजिएगा, हेडिंग मत काटिएगा। लिखिएगा, नया सिरा से लिखिएगा। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। क्योंकि इस अधिनियम को भारत सचिव पद पर आसीन क्योंकि इस अधिनियम को भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय पद पर आसीन लॉर्ड मिंटो ने मिलकर बनाया था। उसी में इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एच एक्विथ इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एच एक्विथ थे। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एच एक्विथ थे। उसी में इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया।
इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फुल स्टॉप। उसी में वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें उम्मीदवार भी मुसलमान ही होते, जिसमें उम्मीदवार मुसलमान होते और मतदाता भी मुसलमान ही 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 होते मतदाता भी मुसलमान ही होते उसे ही पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। 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 पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। 2 नंबर में, इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। फुल स्टॉप। उसी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया।
बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। चलिए, जितना समझाए हैं, लिखाए हैं, उसको पढ़िए, याद कर पाएंगे तब। पढ़िए जल्दी। और एक बात सुन लीजिए, इस बैच में जो पहले इतिहास चलता था, इतिहास में जो छूटा हुआ सेगमेंट है, एक थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, उसका क्लास कल दोपहर में 12 बजे से है। उसका क्लास कल दोपहर में 12 बजे से है, 12 बजे से। पॉलिटी शुरू होने से पहले इस बैच में इतिहास चलता था, इतिहास का थोड़ा सा छूटा हुआ टॉपिक है, उसका क्लास कल दोपहर में 12 बजे से है, इसी सेंटर पे है। समझ गए? ये सूचना है। क्या, कहां तक क्या छूटा हुआ था? क्या? भारत में शिक्षा प्रेस, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास। कॉपी है? कॉपी है, दीजिए। हाँ, समझ गए क्या छूटा हुआ है। आपको छूटा हुआ है, एक तो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ये छूटा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद का भारत, भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास, यही ना छूटा हुआ। एगो आदिवासी आंदोलन। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कल आप लोग का क्लास है 12 बजे से, दोपहर में कितना बजे से? क्लियर है? अपना आ जाइएगा। अब पढ़िए, पढ़िए। जो इतिहास पढ़ रहे थे अपना आ जाइएगा, पढ़िए ना, पहले पढ़िए तब पूछिएगा क्वेश्चन। पढ़िए, पढ़ लिए?
पढ़ लिए जी, दीजिए तो। चलिए आइए याद करते हैं। किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? 1800 अच्छा 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और फिर शासन की जिम्मेदारी किसे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया। उसके स्थान पर कौन सा पद लाया? भारत सचिव। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया और वहां पर कौन सा पद लाया गया? भारत सचिव। और भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? लॉर्ड स्टैनली। प्रथम भारत सचिव कौन बने? प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली। अच्छा, किस अधिनियम के तहत वायसराय को सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसे भारत परिषद कहा गया? 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या किया गया? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड। किस अधिनियम के तहत मुगल सत्ता का अंत कर दिया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड 1861 का भारत परिषद अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन अधिनियम के तहत दिया गया? 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। 3 सदस्यों को मनोनीत कौन किया? केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को 1862 में मनोनीत कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत किया। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर। किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी? 1800। किस अधिनियम के तहत विकेंद्रीयकरण प्रणाली की शुरुआत हुई? 1800। किसके दबाव में आकर ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित किया? कांग्रेस ना। किसके दबाव में आकर ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया? किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत? 1800। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? 1800। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया? 1800। 1909 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता? मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता? मार्ले। 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एच एक्विथ। एच एक्विथ। 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एच एक्विथ। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1900। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1900। अच्छा, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया? 1900। 1900। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? 1900। 1900। क्लियर है? इससे आगे सुन लीजिए 1 मिनट। आपको आपका जो अगला क्लास है, एक तो जो पहले से हिस्ट्री पढ़ रहे थे उनके लिए तो कल 12 बजे से क्लास है।
सर अभी तक आए नहीं है, कोई सूचना भी नहीं है, तो इसलिए आपका अगला क्लास जो है मेरा ही है और मंगलवार को है, मेरा ही है और मंगलवार को है। क्लियर है? चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। लड़की लोग निकलिए। धन्यवाद सभी लोगों को। पहले लड़की को निकलने दीजिए, लड़की को निकलने दीजिए। इधर से लड़का लोग निकलिए ना, लड़का लोग इधर से निकल, लड़की लोग को इधर से निकलने दीजिए।